हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स। ये तीनों पार्टिकल्स होते क्या है? वैसे आप लोग इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो 11th क्लास के अंदर, बट हम लोग इसको वापस स्टडी करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स ये होते क्या क्या है? सबसे पहले अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा पार्टिकल, और तीसरे जो पार्टिकल है वो कौन से हैं? वो है गामा पार्टिकल। इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में हम लोग अब देखते हैं। कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास? 3 पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। इन पार्टिकल्स में क्या क्या होता है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इनका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। या फिर जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, मास नंबर क्या होता है? 4, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। इनका जो वेट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे आर हैविंग अ हाई वेट। इसका मास क्या होता है? मास 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम्स। और जो इसका चार्ज होता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स। कितना टाइम्स होता है? 2 टाइम्स। और वी कैन से कि 2He4 ये क्या है? ये हीलियम पार्टिकल है। और ये हीलियम का जो एलिमेंट है इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 2, और मास नंबर कितना है? 4 है। तो सेम ये अल्फा पार्टिकल की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक सेम एज अल्फा पार्टिकल। फिर ये क्या हो गया? मास। मास कितना टाइम्स होता है? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज कितना टाइम्स होता है? 2 टाइम्स। चार्ज कितना टाइम होता है? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ये क्लियर है दोनों प्रॉपर्टीज? अब इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इसकी जो आयनाइजेशन पावर होती है, आयनाइजेशन पावर का मतलब होता है द पावर ऑफ कन्वर्जिंग इनटू आयंस। द पावर ऑफ कन्वर्जिंग इनटू आयंस, वो पावर क्या होती है इसकी? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर घुसना, किसी चीज के अंदर घुसना। ये पावर क्या होती है इसकी? बहुत ज्यादा हाई होती है। इजीली ये किसी भी चीज के अंदर एडजस्ट हो जाता है। इसकी साइज क्या रहती है? थोड़ी बड़ी रहती है। फिर जो ये चार्ज पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। कितनी होती है? 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होती है? 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चार्ज्ड पार्टिकल है, इस पे चार्ज है। तो इस पे अगर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही क्या होगी? इफेक्ट होगी। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों से ही ये क्या होगी? इफेक्ट होगी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स प्रोटॉन होता है, और चार्ज कितना टाइम्स होता है? 2 टाइम्स। आयनाइजेशन पावर का मतलब द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन आयंस, वो कितना होता है? बहुत कम होता है। पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर घुसने की कोशिश की अल्फा पार्टिकल ने, तो इजीली इस बोर्ड के अंदर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। फिर पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? टू पेनिट्रेट इन समथिंग। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होती है? 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी जो मास है वो क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। ये कौन सा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल। और जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एनर्जी क्या होती है? ये क्लियर है? तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। जिनके अंदर क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट ना तो प्रोटॉन्स होते हैं ना ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। ना ही प्रोटॉन्स होते हैं ना ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स के अंदर? बीटा पार्टिकल के अंदर। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जो इसका मास होता है वो रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब अगर ये मोशन में नहीं है, अगर ये मोशन में नहीं है तो इसका रेस्ट मास किसके इक्वल होगा?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके इक्वल होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और अगर ये मोशन में है, अगर बीटा पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तो इसका मास क्या होता है? 0, और वी कैन से नेग्लिजिबल। इसका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। बट इसका मास होगा, रेस्ट में भी होगा और मोशन में भी होगा। इनके ऊपर चार्ज कौन सा रहता है? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? फिर जो हमने इसमें पढ़ा, आयनाइजेशन पावर। इसकी आयनाइजेशन पावर जो होती है बीटा पार्टिकल की, वो ज़्यादा होती है। किससे? अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल से इसकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा। यानी बीटा की जो आयनाइजेशन पावर है वो अल्फा से क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक चार्ज है नेगेटिव, तो वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या हो सकता है? आयनाइज हो सकता है। तो इसकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर, किसी सब्सटेंस के अंदर घुसने की जो पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर, ये क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी इससे जस्ट डबल होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या रहती है? इसकी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है? कम है। और भी कैन से रेस्ट मास है सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, बट जो मोशन के अंदर मास है वो किसके इक्वल है? 0 के। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर इफेक्ट होता है और इसमें भी इफेक्ट होता है। दोनों के अंदर इफेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों ही क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल है। जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर पढ़ा। चार्ज पार्टिकल अगर है तो सबका इफेक्ट होगा, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तो किसी का इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं गामा। गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ना तो जिनमें चार्ज होता है और ना ही मास होता है। दे आर चार्जलेस एंड मासलेस बोथ। इनमें चार्ज भी नहीं होता और मास भी नहीं होता, दोनों ही चीजें इनके अंदर नहीं होती। ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। इन पे जो मास होगा वो 0 होगा और चार्ज भी क्या होगा? 0 होगा। अब जब इनका क्या होता है, जब ये एक जगह से रेडिएट होते हैं, क्या होते हैं? रेडिएट। तो जैसे ही रेडिएट होंगे तो इनसे सिर्फ एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? एनर्जी। इन द टर्म्स ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स के पैकेट्स के अंदर इनकी एनर्जी क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी इनकी एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। आयनाइजेशन पावर का मतलब द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयन सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा, फिर बीटा और फिर अल्फा। इज दैट क्लियर? और जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अल्फा की सबसे ज्यादा होती है, अल्फा की सबसे ज्यादा, फिर बीटा की और फिर गामा की। अब इनका मास भी नहीं है तो और चार्ज भी नहीं है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अराउंड होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो किसके इक्वल होती है? लाइट की वेलोसिटी के। जो किसके इक्वल होती है? लाइट की वेलोसिटी के। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ना तो इसके पास चार्ज है और ना ही इसके पास क्या है? मास है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी, बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी और गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टी। अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? मास 4 टाइम्स होता है, प्रोटॉन का चार्ज 2 टाइम्स होता है, आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जितनी आप लोग याद रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक प्रॉब्लम? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज को? हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट। जब भी रेडिएशंस एमिट होगी तो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो रेडिएशंस किस तरह से एमिट होगी? इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल, आइदर अल्फा पार्टिकल, आइदर बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, when alpha particle is radiated from the radioactive substance, जब एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उस डीके को हम क्या बोलते हैं? अल्फा डीके। क्या बोलते हैं उसको? अल्फा डीके। जब कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उस डीके को हम क्या बोलेंगे? बीटा डीके।
और अगर कोई गामा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, गामा डीके। इज दैट क्लियर? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में रेडिएशंस होती रहती है, रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है। तो रेडियो एक्टिविटी जैसे जैसे कंटिन्यू रहती है तो अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा डीके। बीटा पार्टिकल अगर बाहर निकल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, बीटा डीके। गामा पार्टिकल अगर बाहर निकलता है तो क्या बोलते हैं उसे, गामा डीके। इन सब की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये डीके होता कैसे है और कैसे एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? ओके, अभी हमने देखा कि अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं उनका डीके कैसे होता है, उनका डीके कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा डीके। क्या देखते हैं, अल्फा डीके। क्या मतलब होता है अल्फा डीके का? एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल क्या निकल रहा है, बाहर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि x हमारे पास है, x क्या है, कोई भी एलिमेंट है, ये z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर और a क्या है, उसका मास नंबर। तो जैसे ही इससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2। तो ये एलिमेंट जो बना हमारे पास, ये एलिमेंट किस तरह से बनेगा, z-2 और a-4, यानी मास नंबर में कितना कम हो जाएगा, 4। मास नंबर कितना कम हो जाएगा, 4। और एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, 2। एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, 2। किसमें, अल्फा डीके के अंदर। अल्फा डीके का क्या मतलब होता है, एक अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना। एक अल्फा पार्टिकल का क्या निकलना, बाहर निकलना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास यूरेनियम का 92, 230, 5 या 6 जो भी हम लेना चाहते हैं। क्या हुआ, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला। अल्फा पार्टिकल के प्लेस में कभी कभी हमें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, हीलियम। हीलियम और अल्फा पार्टिकल सेम होते हैं। हीलियम और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, सेम। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 90 और मास नंबर कितना हो जाएगा, 232। जिसका भी एटॉमिक नंबर होगा वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। लेट दैट एलिमेंट बी Y। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एलिमेंट का नाम चेंज होगा, ये मत सोचना कि यही एलिमेंट यहाँ पे रह जाएगा। ये क्या होता है, अल्फा डीके। जब भी अल्फा डीके होगा तो मास नंबर 4 कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। और साथ में क्या बाहर निकलेगी, एनर्जी। क्या बाहर निकलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बीटा डीके। बीटा डीके का क्या मतलब है कि एक बीटा पार्टिकल का बाहर निकलना। एक बीटा पार्टिकल का क्या निकलना, बाहर, उसे क्या बोलते हैं, बीटा डीके। बीटा डीके जब होता है तो क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 1 इंक्रीज। और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अल्फा पार्ट जब बीटा पार्टिकल क्या होता है, रिलीज होता है या रेडिएट होता है। तो बीटा में जैसे तो मास नंबर 1 x a, जैसे यहाँ पे z लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर a, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एटॉमिक नंबर जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। जैसे z+1 और a, जैसे z+1 और a। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा जब एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा। और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। इज दैट क्लियर? अल्फा डीके क्या होता है, क्लियर है सबको? अल्फा डीके होने के बाद बीटा डीके, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं गामा डीके। गामा डीके, अभी हमने गामा पार्टिकल के बारे में पढ़ा। गामा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें ना तो चार्ज होता है ना मास होता है, सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स। और उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो जब इनका क्या होता है, डीके होता है। क्या होता है इनका, डीके। तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा और मास नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट क्या होगा, एनर्जी निकलेगी रेडिएशंस के साथ में इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स।
सिर्फ मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, गामा डीके। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो मास नंबर 4 कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। गामा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा और एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज, ये आपको याद रखना है। और गामा के अंदर सिर्फ एनर्जी बाहर निकलती है, ना तो ए में चेंज होता है, ना तो ए में कोई चेंज होता है और ना ही जेड में कोई चेंज होता है और ना ही जेड में कोई चेंज होता है। क्लियर है, नाइदर ए चेंजेस नाइदर जेड चेंजेस, कोई प्रॉब्लम यहाँ? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली होती क्या है, द एनर्जी विच कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन। जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से, जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से बाहर निकलती है, द एनर्जी विच कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन, द एनर्जी विच कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेड टू बी न्यूक्लियर एनर्जी। जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से बाहर निकलती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है? अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, ये 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 2 तरह की। एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक कौन सी होती है, न्यूक्लियर फिजन, और एक कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक कौन सी होती है, न्यूक्लियर फिजन, और एक कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी का मतलब एक भारी न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है 2 न्यूक्लियस के अंदर। ये कितने न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक हो जाता है, 2 न्यूक्लियस के अंदर। When a heavy nucleus breaks into 2 smaller nucleus, जब एक हैवी न्यूक्लियस दो हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस 2 स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक होता है और उसके साथ एनर्जी बाहर निकलती है, और उसके साथ क्या बाहर निकलती है, एनर्जी। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है? न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन ये रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में स्मॉल न्यूक्लियर, छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं। छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, बड़े न्यूक्लियस। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और साथ में क्या बाहर निकलती है, एनर्जी। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस ऐड होने के बाद एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में क्या बाहर निकलती है, एनर्जी। That particular reaction is known as nuclear fusion. Is that clear? दोनों की definitions clear हैं। Fission, fission का मतलब breaking of heavy nucleus into a smaller one and giving up a large amount of energy. और large amount of energy क्या निकालना, बाहर निकालना। और fusion क्या होता है, fusion जब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरह से रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में साथ में क्या बाहर निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी का बाहर निकलता है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा तो उस एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम 1 ग्राम जैसे यूरेनियम का लें, यूरेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर काम में लेते हैं। इस 1 ग्राम यूरेनियम से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का क्रिएट कर सकते हैं। अराउंड कितना, हम लोग इस 1 ग्राम से 2.5 बिलियन ग्राम्स ऑफ कोल, यानी 1 ग्राम यूरेनियम से हम उतनी ही एनर्जी बना सकते हैं जो हम 2.5 बिलियन ग्राम्स ऑफ कोल से बनाते हैं। तो एनर्जी का अमाउंट क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग यूरेनियम से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट इसका यूज़ हम लोग कम करते हैं। क्यों यूज़ कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, डिजास्टर्स आ सकते हैं इससे आर्टिफिशियल डिजास्टर्स क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ पे? अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनको डिटेल के अंदर, दोनों रिएक्शंस को, फ्यूजन को
और फ्यूजन को। क्या होता है इन रिएक्शंस में और क्या इनका मैकेनिज्म होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? अभी हमने उसको डिस्कस किया। फिजन का मतलब एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होना, उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फिजन। अब यहाँ पे जो हैवी न्यूक्लियस है वो हमारे पास किसका है? यूरेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92 और मास नंबर कितना है? मास नंबर हमारे पास 235। इसमें ब्रेक हुआ ये बेरियम और क्रिप्टन। इसमें ब्रेक हुआ बेरियम एंड क्रिप्टन। इन दोनों चीजों में क्या होता है? ब्रेक होता है। अब ये क्या होता है? अपने आप ब्रेक नहीं होता, अपने आप ब्रेक नहीं होता। जैसे ये हमारे पास क्या है? यूरेनियम है। ये क्या है? यूरेनियम। ये अभी क्या है? स्टेबल है। स्टेबल का मतलब इससे ये अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, बस हमें इतना ही पता है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर किसी पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं, पार्टिकल को क्या करते हैं? स्ट्राइक। जैसे ही हमने इस पार्टिकल को स्ट्राइक किया इसके ऊपर, तो यूरेनियम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। यूरेनियम क्या हो जाता है? एक्टिव। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 92 यूरेनियम 236। क्या किया हमने यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन को फेंका। किसको बॉम्बार्ड किया? हमने एक न्यूट्रॉन को क्या किया? इसके ऊपर बॉम्बार्ड किया। बॉम्बार्ड का मतलब स्ट्राइक कराया। तो जैसे ही हमने इस न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक कराया, तो इस यूरेनियम ने इस न्यूट्रॉन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब। जैसे इसको ऑब्जर्व किया तो क्या बन गया? 92 यूरेनियम 236। क्या बन गया? 92 यूरेनियम 236। इसका मास नंबर कितना है? 236। एटॉमिक नंबर कितना है? 92। तो अब ये पहले स्टेबल था, जैसे इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? अनस्टेबल। और जैसे ही अनस्टेबल हुआ तो ये दो पार्ट्स में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, बेरियम और क्रिप्टन में। और साथ में क्या निकाल दिया? 3 न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। 3 न्यूट्रॉन्स को क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। कैसी रिएक्शन होती है? ये क्या है हमारे पास? एक यूरेनियम। ये क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम कौन सा है? ये कोई सा भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल से ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसके ऊपर हमने किसको स्ट्राइक कराया? न्यूट्रॉन को। तो जैसे ही हमने इस न्यूट्रॉन को इसके ऊपर स्ट्राइक कराया तो यूरेनियम ब्रेक हो गया। कौन से दो पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ? एक था बेरियम और एक था क्रिप्टन। ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद इसने साथ में क्या बाहर निकाला है? 3 न्यूट्रॉन्स को। तो ये रहा एक न्यूट्रॉन ये रहा और एक न्यूट्रॉन ये रहा। 3 न्यूट्रॉन्स को उन्होंने क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। अब ये तीनों न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? वापस से यूरेनियम से क्या होंगे? स्ट्राइक करेंगे। वापस यूरेनियम को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। जैसे वापस यूरेनियम को एक्टिवेट करेंगे तो वापस से यूरेनियम क्या होगा? ब्रेक होगा। किसमें? एक बेरियम और एक क्रिप्टन। और कितने न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? 3। 1 2 और 3। ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या निकल गए? बाहर। इसी तरह से यहाँ से भी बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकल गए। बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो ये रिएक्शन चलती जाती है। दिस रिएक्शन गोज ऑन। ये क्या होती है? चलती रहती है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ किसका? न्यूक्लियर फिजन का। और कितनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। क्लियर है यहाँ पर? क्या हुआ यहाँ पर? यूरेनियम था हमारे पास 92 to 35। हमने एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने से उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के बाद ये ब्रेक हुआ किसमें? बेरियम और क्रिप्टन के अंदर। और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी को बाहर निकाल दिया। तो यूरेनियम न्यूट्रॉन बॉम्बार्डेड। और ये क्या है? इसका मैकेनिज्म है, किस तरह से रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? एक फैक्टर होता है के। एक क्या होता है? फैक्टर के, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन कंट्रोलिंग फैक्टर। कि आपको रिएक्शन को रोकना है या कंटिन्यू रखना है। क्या होता है? के होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्टिव
अभी न्यूट्रॉन्स कितने एक्टिव हैं और पहले न्यूट्रॉन्स कितने थे, पहले न्यूट्रॉन्स कितने थे। K क्या होता है, K इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूट्रॉन्स। एक्टिव न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट। तो उन न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है, उन न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है, और जो पहले न्यूट्रॉन्स थे वो कितने थे। जैसे हम फर्स्ट स्टेज पे बात करें तो यहाँ पे कितने थे, पहले एक, कितने हो गए, अगली रिएक्शन के लिए 3 हो गए। तो अभी एक्टिव कितने हैं, 3, पहले कितने थे, 1, फिर ये 3 कितने ब्रेक हो गए, 9 के अंदर। तो इस तरह से K की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। बट K की 3 वैल्यूज होती है। K क्या हो सकता है, 1 से बड़ा, K क्या हो सकता है 1 के इक्वल, और K क्या हो सकता है 1 से छोटा। क्या क्या हो सकता है, 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है। क्यों हो सकता है, जो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स ब्रेक हुए, ये न्यूट्रॉन्स आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें। ये रिएक्शन से हम इनको किन्हीं मेथड से क्या निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो ये आगे यूज ही नहीं आएंगे। तो ये आगे यूज नहीं आएंगे तो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये एक्टिव भी नहीं कहलाएंगे। क्लियर है। तो K की वैल्यू 1 से ज्यादा अगर आती है तो उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर K की वैल्यू 1 है तो रिएक्शन क्या है, कंट्रोल्ड, और K की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। 3 K की वैल्यूज हैं, K की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो रिएक्शन क्या होगी, अनकंट्रोल्ड, 1 के इक्वल होगी तो रिएक्शन क्या होगी, कंट्रोल्ड, और 1 से छोटी होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, ये अभी हमने देखा। ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म। ये रिएक्शन चलती रहती है जब तक हम इनमें से न्यूट्रॉन्स को बाहर ना निकाल दें। तो ये कंटिन्यूस रिएक्शन होती है। तो इसको हम रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे डिवाइसेस। वो क्या होती हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक और रिएक्शन, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई इनटू बिग न्यूक्लियस। बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनता है, और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी का बाहर निकलता है, और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी का क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे हमने 4 पार्टिकल्स लिए, किसके, हाइड्रोजन के। किसके हमने लिए, 4 एलिमेंट्स, 4 एटम्स लिए हाइड्रोजन के। रिएक्शन के बाद ये क्या बना, 2He2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इससे, 2 फोटॉन्स और कुछ एनर्जी। ये एनर्जी कितनी होती है यहाँ पर, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1H1, 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए, 2He2, 2E, 2 फोटॉन्स प्लस एनर्जी। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। बुक के अंदर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन 4 स्टेप्स में होती है। जैसे पहले 1He1 क्या हुआ, कंबाइन हुआ 1He1 से, और क्या बना, और क्या यहाँ पे बना, ये बन गया 1He2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया इससे बाहर, कुछ अमाउंट एनर्जी का बाहर आ गया। फिर 1He2 ये रिएक्ट करता है किससे, 1H1 से, तो क्या बनेगा, प्रोटियम, ट्राइटियम, और 1 इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन पहले से बाहर था, ठीक है। फिर जब ये बन गया 1He3, ये किससे रिएक्ट करेगा, वापस से हाइड्रोजन से, तो ये क्या बन जाएगा, 2He4, और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और एनर्जी और हीट। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है सबको। जब इन चारों को ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1H1 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 1H1, कितनी बार आ रहा है, 4 बार। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2He4 प्लस 10। तो इस रिएक्शन को हम पार्ट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और
और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आपको दोनों आना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि आपको डिटेल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को समझाना है। डिटेल्ड फ्यूजन रिएक्शन को आपको इन चारों स्टेप्स को लिखना पड़ेगा। और डायरेक्टली अगर पूछेगा गिवन एग्जांपल, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली ये एग्जांपल लिख देंगे। ये दोनों ही रिएक्शंस एक ही जगह होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सन। सन के अंदर फ्यूजन भी होता है, किसका, हाइड्रोजन का, किसके अंदर, हीलियम के अंदर। और फ्यूजन भी होता है किसका, हीलियम का, किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। वो रिएक्शन सन के अंदर होती है, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में किसका मिलता है, थर्मल एनर्जी का। किसका मिलता है हमें बहुत ज्यादा अमाउंट, थर्मल एनर्जी का। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और क्या उसका वर्क होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? अब हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक सिलिंड्रिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है, सिलिंड्रिकल या हेक्सागोनल, कैसे भी शेप का हो सकता है। जैसे ही हमारे पास एक हेक्सागन है, तो ये हेक्सागन या फिर एक क्यूब है। अगर हेक्सागन इसे नहीं बोलते हैं तो एक क्यूब है। तो क्यूब में ऐसे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है। 2 ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे ही 2 इधर और 2 इधर। कितने फेसेस हो सकते हैं, 6 फेसेस। तो जैसे हमने एक क्यूब यहाँ पे बनाया, ये क्यूब क्या है, अंदर से खाली है। ये क्यूब क्या है, अंदर से खाली। इस क्यूब के अंदर हम लोग क्या क्या फिल करते हैं, हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं क्या, एक साइड से हमने क्या इंसर्ट करा दिया, यूरेनियम। एक साइड से हमने क्या इंसर्ट करा दिया, कैडमियम रॉड्स। कौन सी रॉड इंसर्ट करा दी, कैडमियम रॉड्स। ये होते क्या है, यूरेनियम। आप इस साइड से भी इंसर्ट करा सकते हैं, जिधर से आपकी इच्छा हो वहां से आप इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। ये क्या होते हैं, या तो सिलिंड्रिकल होते हैं या क्यूबिकल होते हैं, और अंदर से क्या होते हैं, खाली होते हैं। उस खाली जगह के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। उस खाली जगह के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। हमें टेस्ट करना है सिर्फ, हमें क्या करना है, सिर्फ टेस्ट। तो हमने क्या किया, एक साइड से हमने यूरेनियम रॉड्स का इंसर्ट करा दिया, एक साइड से कैडमियम रॉड्स को। यूरेनियम रॉड्स किसका वर्क कर रही है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। किसका वर्क कर रही है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। कैडमियम रॉड रिएक्शन को कंट्रोल करने का वर्क करती है। क्या करने का, कंट्रोल करने का। ये क्या है, हॉलो सिलिंड्रिकल या क्यूबिकल, कोई भी एक रूम हो सकता है, अंदर से खाली हो, बट इसके सराउंडिंग के अंदर, इसके चारों तरफ हम क्या बना देते हैं, वॉल्स। ये वॉल्स किसका काम करती है, मॉडरेटर का वर्क करती है। किसका वर्क करती है, मॉडरेटर। और इस मॉडरेटर के अंदर हम लिक्विड भर सकते हैं, या तो ग्रेफाइट या फिर जो वाटर आता है, डीटीओ। डीटीओ कौन सा होता है, वाटर होता है। ये बैटरीज के अंदर यूज करते हैं, यहाँ पे कूलेंट की तरह वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं, कूलेंट का। क्या किया हमने, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर, इसके चारों तरफ हमने बाउंड्री बना दी। इस बाउंड्री के अंदर हम क्या सर्कुलेट करा रहे हैं, कूलेंट सर्कुलेट करा रहे हैं। कूलेंट क्या करता है, जो भी एनर्जी वहां से बाहर निकल रही है उसको रोकने का वर्क। इसके बाद में इसके सराउंडिंग में हम बहुत मोटाई की, बहुत ज्यादा थिकनेस की, कम से कम 2-3 मीटर थिकनेस की क्या बनाते हैं, वॉल बनाते हैं कंक्रीट की, जिससे अगर बाय चांस रेडिएशंस लीक भी हो, बाय चांस अगर रेडिएशंस लीक भी हो तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। ये क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हमें डिजाइन करना पड़ता है, मिलता नहीं है, जनरली गवर्नमेंट इसको यूज करती है। तो यहाँ पे यूरेनियम क्या वर्क कर रहा है, यूरेनियम की रॉड्स होती हैं, कैडमियम की रॉड्स होती हैं, ग्रेफाइट और डीटीओ भी रॉड्स की तरह हो सकता है। हम लोग इनको कूलेंट के लिए यूज करते हैं। 3 चीजें यूज करते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, कंट्रोल्ड रॉड्स एंड ग्रेफाइट वाटर D2O। इन सब चीजों को हम लोग यूज करते हैं। कैसे, अब जैसे मान लीजिए हमें यूरेनियम का अमाउंट कम या ज्यादा करना है, तो हम यूरेनियम की रॉड्स को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालते ही यूरेनियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। इंक्रीज करना है रेट को, रिएक्शन को बढ़ाना है, रेडियोएक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो यूरेनियम की रॉड्स को इंसर्ट कर देंगे। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रॉड्स को बाहर अंदर कर सकते हैं, जिसके हम रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये किसका वर्क करता है, ये वर्क करता है कूलेंट का, जो भी हीट वहां से बाहर निकल रही है उसको रोकने का। इन सब के अलावा भी क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर क्या होती है, कंक्रीट की वाल होती है 2 से 3 मीटर की, जिससे रेडिएशन अगर लीक भी हो तो वहाँ पे जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट वगैरह वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना हो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है, हमने पढ़ा बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स जब बाहर निकलते हैं,
क्या बाहर निकलते हैं, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल। तो बीटा में हमने देखा कि वो मास के पार्टिकल्स होते हैं, बट गामा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मासलेस और चार्जलेस। उनका मास भी नहीं होता और उनमें चार्ज भी नहीं होता। तो जब ये एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं तो इनके साथ क्या बाहर निकलती है, एनर्जी। उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं, उन एनर्जी को कंपनसेट यानी उसके लॉस को रिकवर करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। और इस हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इस हाइपोथेसिस को, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। क्लियर है। न्यूट्रिनो क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स के निकलने, गामा पार्टिकल्स के निकलने की वजह से एनर्जी लॉस को कंपनसेट करते हैं, यानी उस एनर्जी को रिकवर करते हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। ये भी मासलेस होते हैं और ये भी क्या होते हैं, चार्जलेस होते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरेटिकल इतना ही था इस चैप्टर के अंदर, आप लोग पढ़िए इसको। कोई प्रॉब्लम आती है, यू मे कम टू द डाउट क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।